तो आज का जो हमारा लर्निंग का टॉपिक है वो है ओब्लीक इंसिडेंट एट अ प्लेन डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री। इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास दो केसेस आते हैं, एक परपेंडिकुलर पोलराइजेशन का, एक पैरेलल पोलराइजेशन का। तो आज हम जो डिस्कशन होगा हमारा वो परपेंडिकुलर पोलराइजेशन के लिए होगा। ठीक है, ये हम जो नॉर्मल इंसिडेंस था वो भी कर चुके हैं। ओब्लिक इंसिडेंस एट प्लेन कंडक्टर बाउंड्री हम कर चुके हैं, उसमें हमने देखा था कि परपेंडिकुलर और पैरेलल दो तरह की पोलराइजेशन थी, और जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों का सुपरपोजिशन होगा। यहाँ भी ऐसा ही केस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक मैं जो बता दूँ आप लोगों को, जो इंसिडेंट वेव है आप देखेंगे IW जो है वो इंसिडेंट वेव है। तो इसमें जो अजूम की है हमने कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, EI अगेन जो है वो इंसिडेंट वेव को सिग्निफाई कर रहा है। सबस्क्रिप्ट में जो भी है, I है तो वो इंसिडेंट वेव है, R है तो रिफ्लेक्टेड वेव है, T है तो ट्रांसमिटेड वेव है। तो दो मीडियम है हमारे पास, मीडियम 1 मीडियम 2, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट है। Z इक्वल टू 0 एक्सिस है, और ये आपके पास आ गया इस डायरेक्शन में Z, ऊपर की तरफ रहेगा X, और इनके परपेंडिकुलर जो डॉट लगा हुआ है वो है Y। तो आप देखो डॉट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट कंपोनेंट जो है वो सेम डायरेक्शन है Y के, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रहेगा, Y कंपोनेंट रहेगा जब हम बात कर रहे हैं इंसिडेंट वेव की। और जो प्रोपेगेशन है इसका, जो प्रोपेगेशन है हम पहले भी बात कर चुके हैं। प्रोपेगेशन जो ये इंसिडेंट वेव है या कोई भी वेव है इनमें से, चाहे वो रिफ्लेक्टेड वेव है चाहे ट्रांसमिटेड वेव है, जो उसका कंपोनेंट है वो X और Z कोऑर्डिनेट्स में रहेगा। तो इसके लिए अगर आप ये लिखना चाहें कि ANI वेक्टर क्या रहेगा, ठीक है, जो इंसिडेंट वेव रहेगी उसमें जो कंपोनेंट रहेगा इंसिडेंट वेव का, इलेक्ट्रिक वेव का, वो Y रहेगा। और जो ये यूनिट वेक्टर है ANI, ये हमने देखा था वो सेम रहेगा ANI जो हमने कंडक्टर के केस में किया था, कंडक्टर बाउंड्री पे किया था ओब्लिक इंसिडेंट स्टडी, वो सेम कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा। तो उसमें था AX साइन फाई आई प्लस AZ कोस थीटा आई, थीटा है ये थीटा आई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, थीटा R रिफ्लेक्टेड एंगल है, और थीटा T जो है वो ट्रांसमिटेड एंगल है। ठीक है, इसके साथ Z एक्सिस के साथ। तो ये आ गया था हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह हम देखेंगे कि जो वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो वेरिएशन किस में है, वाई डायरेक्शन में। और जो H का है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें जो कंपोनेंट रहेंगे वो X और Z दोनों कंपोनेंट रहेंगे उसमें, ये आप याद रखें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना चाहें हम, अगर जो इंसिडेंट वेव है अगर उसको लिखना चाहें, तो मैं बता चुका हूँ जो कंपोनेंट हमारे जो वेरिएशन रहेगी वो X और Z दोनों डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, ओब्लिक इंसिडेंस में। वैसे हम इसको EIZ लिखते थे मोस्ट ऑफ द केसेस में, जब भी हमने ट्रांसमिशन किया था तो यहाँ पे Z लिखते थे, बट यहाँ पे ओब्लिक इंसिडेंस है, कुछ एंगल बना रहा है, तो X, Z आएगा आपके पास, एंड यू कैन राइट इट एज AY। हमने कहा है कि जो कंपोनेंट है AY है, और ये आ गया आपके पास AI0 e रेस पावर माइनस J बीटा 1, और यहाँ पे Z होता था, Z की जगह हमारे पास मैं बता रहा हूँ जो वेरिएशन हमारी किस में है, X और Z डायरेक्शन में। तो यहाँ हमने लिख लिया था X साइन थीटा, इससे बनाए ANI डॉट R किया था, तो ये आ गया था आपके पास। यहाँ पे जो ये किया था हमने e रेस पावर J बीटा 1, तो यहाँ पे ANI डॉट प्रोडक्ट R के साथ किया था। ठीक है, ये हमने नॉर्मल इंसिडेंस में किया था। तो अब भी डायरेक्टली याद रखो कि आपके पास जो वेरिएशन आएगी किस में है, X और Z डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे सिंपल Z नहीं है, X साइन फाई प्लस इससे ही बनाए Z कोस थीटा आई। ठीक है, मैं 5 बोल रहा हूँ इसको बार बार, तो ये थीटा आई है, थीटा आई। ठीक है, ये आ गया आपके पास इंसिडेंट वेव किसका, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो अगर आप मैग्नेटिक को लिखना चाहें, मैग्नेटिक के लिए HI अगेन जो वेरिएशन है वो X और Z डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा, कंपोनेंट आपके पास एक तो आप जो ये आया है इसका डिवाइड बाय eta1 करोगे, जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है, ये एज्यूम कर रहे हो कि यहाँ पे इंट्रिंसिक इम्पीडेंस भी है, eta1 है, यहाँ पे क्या है eta2 है मीडियम 2 में।
तो ये आ गया आपके पास जो कंपोनेंट ए वाई, अब यहाँ पे ए वाई आया था, वेरिएशन था, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ये आपका जो वेरिएशन रहेगा इसमें। तो ये देखो ये वेरिएशन ये है, अगर ये एक्स है तो वेरिएशन ये है आपके पास इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सी है, इसमें एक्स का कंपोनेंट भी है और जेड का कंपोनेंट भी है। तो अगर आप इसको फाइंड आउट करो तो वो है ए एक्स कोस थीटा आई प्लस ए जेड साइन थीटा आई। इसकी जो कंपोनेंट है इसमें वो ये है, और बाकी तो सेम है ही है, ये रिस पावर माइनस जे बीटा 1 एक्स साइन थीटा आई प्लस जेड कोस थीटा आई। ठीक है, ये सेम रहेगा ये। तो ये जो इक्वेशंस आई हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है, और इसको दे दो सेकेंड इक्वेशन। अगर आप सिमिलरली आप बात करते हो कि आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव क्या आएगी, अब वेव जो आई, इंसिडेंट वेव जो आई वो बाउंड्री पे से स्ट्राइक की है, इसका कुछ पार्ट क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया, मीडियम 2 में चला गया, और कुछ पार्ट जो है वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें कि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड वेव क्या रहेगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो रिफ्लेक्टेड वेव है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई आर कंपोनेंट वही रहेंगे, इसके जो वेरिएशन रहेगा एक्स और जेड डायरेक्शन में रहेगा, और ये आगे आपके पास ए वाई जैसे पहले लिख चुके हैं सेम वैसे लिखेंगे। तो इसमें आएगा रिफ्लेक्टेड ई आर ज़ीरो ई रेस पावर, अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, बीटा 1 एक्स साइन थीटा आर एंगल ही चेंज होगा यहाँ पे। पहले तो हमने देखा था जो नॉर्मल इंसिडेंस था उसमें यहाँ पे प्लस हो जाता था, जेड था ना यहाँ पे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, माइनस जेड कोस थीटा आर, यहाँ पे माइनस जेड आ गया। ठीक है, एक्स में कोई माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आ गया तो ये ओब्वियसली ये प्लस हो जाएगा बाद में। तो ये हमने ऐसा आ गया, एंगल की फॉर्म में आ गया ना, जो ए एन आर एंगल है वो लिखा है यहाँ पे। ए एन आर क्या है, एक्स साइन थीटा आर आएगा माइनस जेड कोस थीटा आर। ठीक है, इसकी वेरिएशन डायरेक्शन ये थी, और जो ए एन आई की थी उसकी वजह से आपके पास क्या बना है, ये ई आई ज़ीरो बना था। अब जो ए एन आर बनेगा उसकी वजह से आपके पास ये ई आर एक्स जेड बना है। इसी तरह अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहें तो एक्स कोमा जेड का वेरिएशन तो वो इससे ही बनेगा, सॉरी आर आएगा यहाँ पे एच आर एक्स जेड। तो ये कैसे लिखना चाहे तो ई आर नोट डिवाइड बाय ईटा 1, क्योंकि मीडियम 1 की बात हो रही है। अगर आप कंपोनेंट लिखना चाहें इसका तो एक्स कोस थीटा आर प्लस ए जेड साइन थीटा आर। तो ये एंगल इससे आया है, यहाँ से देखा है हमने कि एच आर के लिए क्या एंगल रहेगा, जिस तरह हमने ए एन आर के लिए लिखा था। और ये आ गया आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ ई रेज़ पावर माइनस जे बीटा 1 एक्स साइन थीटा आर माइनस जेड कोस थीटा आर। ठीक है, ये थोड़ा सा जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसको, जिन्होंने ओब्लिक इंसिडेंट एट प्लेन कंडक्टर बाउंड्री देखा है परफेक्ट कंडक्टर के लिए, तो उनको थोड़ा इजी लगेगा। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी रहेगी, तो इसको 1-2 बार करोगे लेक्चर को तो ये ठीक हो जाएगा, इजी लगेगा फिर। ठीक है, फर्स्ट टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा ये आ गया आपके पास थर्ड इक्वेशन ये है, इसको 4 दे दो तो ये फोर्थ इक्वेशन। अब ये आ गया आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव, और यहाँ पे वो केस नहीं है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगी एन की, कि ये वाला केस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ई आर ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस ई इंसिडेंट ज़ीरो। ये हमने मैक्सिमम केसेस में किया है, ये फाइंड आउट करते आ रहे हैं, तो ये केस यहाँ पे नहीं होगा, आप डायरेक्टली इसको नहीं कह सकते। तो अब जो ट्रांसमिटेड मीडियम 2 की बात करें, मीडियम 2 में अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहें तो कुछ जो पार्ट इंसिडेंट वेव थी उसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट भी हुआ है, तो ट्रांसमिटेड वेव भी है हमारे पास। तो ट्रांसमिटेड वेव में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आया वो चेंज नहीं हुआ है, उसका कंपोनेंट ए वाई रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए वाई ई टी ज़ीरो। ठीक है, और जो ये रहेगा इसमें सिर्फ यहाँ बीटा 1 की जगह बीटा 2 हो गया,
बाकी कंपोनेंट वही रहेगा, एक्स साइन, एंगल चेंज हो जाएगा, एक्स साइन थीटा टी प्लस जेड कोस थीटा टी। इसको इक्वेशन 5 दे दो। अब सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, तो इसमें भी ये लिख लेना प्लीज़, ब्रैकेट में एक्स जेड आएगा इसका, ई टी ब्रैकेट में एक्स जेड, जो वेरिएशन है एक्स जेड का, तो यहाँ पे लिख लो इसको एस टी एक्स जेड। इस अब ये कंपोनेंट इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें कि जो ये वेरिएशन आई है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की इन टर्म्स ऑफ, वो तो सेम ही रहेगा जो इंसिडेंट के इक्वल था ना, जहाँ थीटा ई है वहाँ पे थीटा टी हो जाएगा बस, ठीक है, ये सेम रहेगा, आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या था, कौन सी इक्वेशन, ये फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन से देख लो, जहाँ आई है वहाँ पे टी कर दो और ईटा 1 की जगह क्या आएगा, ईटा 2 आएगा, क्योंकि मीडियम 2 की बात हो रही है। तो माइनस ए एक्स कोस थीटा टी, थीटा आई था, प्लस ए जेड साइन थीटा टी e रेज पावर माइनस जे बीटा 2 एक्स साइन थीटा टी प्लस जेड कोस थीटा टी। तो ये आ गया आपके पास, ये फिफ्थ इक्वेशन थी, ये आ गई सिक्स्थ। तो अब इसमें अननोन फैक्टर्स क्या हैं, अब हमने 6 इक्वेशंस लिख ली हैं, इन 6 इक्वेशन में आप 1 to 6 इक्वेशन देखो, तो इसमें ये अननोन है, ई आर ज़ीरो, ई आई ज़ीरो, ई टी ज़ीरो। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास भी ये अननोन है, और थीटा आर थीटा टी, ठीक है, ये भी कह सकते हो आप, बट जो मेन है ये अननोन है, तो ये तो नोन हो जाएगा आपके पास, इसको नोन नहीं कहेंगे हम, ये नोन है, ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट का है, इंसिडेंट के लिए हमें पता होगा क्या कितना वैल्यू है, रिफ्लेक्टेड के लिए और ट्रांसमिटेड के लिए नहीं पता हमें, और ये इंसिडेंट एंगल भी पता है हमें, थीटा आई भी पता है हमें, क्या है ये पैरामीटर नहीं पता जिस पे क्रॉस लगा रहा हूँ, ये नहीं पता, थीटा आर नहीं पता हमें, और थीटा ट्रांसमिटेड भी नहीं पता। तो ये 4 क्वांटिटीज़ हैं जो मेन हमें नहीं पता, इनको फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो इक्वेशंस हैं उनकी 1 3 5 1 3 5 इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 1 3 5 में अगर आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या है, कंटिन्यूअस है बाउंड्री पे, z इक्वल टू जीरो बाउंड्री है, तो इस पे ये कंटिन्यूअस है। तो इसमें अगर आप अप्लाई करते हो इन इक्वेशंस में, कोई भी इक्वेशन उठा लो, तो z इक्वल टू जीरो बाउंड्री पे ये इक्वेशन फॉलो होनी चाहिए, ई इंसिडेंट y, ठीक है, y कंपोनेंट था ना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसलिए y रख लिया। तो हम क्या कर रहे थे, x और z कंपोनेंट, z की वैल्यू जीरो है, इंटरफेस की बात हो रही है, पूरी होल वैल्यू ऑफ x और z इक्वल टू जीरो इंटरफेस पे, ठीक है, प्लस ई रिफ्लेक्टेड y, ठीक है। अब हम जीरो नहीं करें, ई रिफ्लेक्टेड y में पूरी x की वैल्यू के लिए, और z इक्वल टू जीरो इंटरफेस पे किसके इक्वल होना चाहिए, ये ई ट्रांसमिटेड y x कोमा ज़ीरो। तो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारे पास। ये इक्वेशन अगर हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है, तो इसमें इक्वेशंस में 3 इक्वेशन बन गई हमारे पास। इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है, इक्वेशन 1 ले लो, क्रॉस लगा देता हूँ इसके ऊपर। इक्वेशन 3 ले लो, ये आ गया ना, ई आर यहाँ से बन जाएगा, और इक्वेशन ले लो 5। इस तो पुट करो इक्वेशन 1 जो है उसमें अगर z की वैल्यू 0 कर दोगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी ई आई ज़ीरो, सिंपल ये इक्वेशन उठा लो, ई रेज पावर माइनस जे बीटा 1 एक्स साइन थीटा आई, ठीक है, प्लस सिमिलरली अगर आप z की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हो तो ये टर्म 0 हो जाएगी। क्या टर्म रहेगी ये, ई आर ज़ीरो ई रेज पावर माइनस जे बीटा 1 एक्स साइन थीटा आर। और अगर आप इस फिफ्थ इक्वेशन में x की वैल्यू z की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो ये इक्वल टू आ गया ई टी ज़ीरो
ई रेज पावर माइनस जे बीटा 2 एक्स साइन थीटा टी को दे दो इक्वेशन 7। और अगर हम जो इक्वेशंस मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी ऐसे ही डिफाइन कर लें, इक्वेशन 2, 4 और 6 को यूज़ करें और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें तो सिमिलर जो रिजल्ट हैं उससे भी मिलेंगे। तो जो इक्वेशन 2 है उसमें जो z की वैल्यू रहेगी वो आप 0 पुट कर दो, ठीक है। z की वैल्यू ये रहेगी, ये 0 पुट होगी, z का कंपोनेंट भी 0 होगा। और आपके पास सिमिलरली यहाँ इस इक्वेशन में z की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये 0 आ गई, और इस इक्वेशन में z की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इनको अगर तीनों को लिखना चाहें हम तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये इक्वेशन सेकंड से आया है, टर्म्स जो आई है z की वैल्यू 0 करने पे, ये 4 से आई है और ये 6 से आई है टर्म, ठीक है, 2 4 6। तो ये इक्वेशन इसको दे दो 8, ये इक्वेशन हो गई आपके पास 8। तो अब जो इक्वेशन हमारे पास आई हैं ये 7 और 8 इक्वेशन, ये दोनों सेटिस्फाई होंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। कब होंगी? जब हमारे पास जो फेज मैचिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो फेज मैचिंग में क्या है, ये वाली टर्म इक्वल होनी चाहिए, b1x साइन थीटा इंसिडेंट b1x साइन थीटा रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू b2x साइन थीटा डी, ठीक है। तो ये जो 7 और 8 इक्वेशन हमने लिखी है अभी, ये 7th इक्वेशन थी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाली, और जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकाली है वो इक्वेशन ये आ गई। तो ये जो हैं ये फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x कब सेटिस्फाई होंगी, जब हमारे पास जो 3 एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स थे और वो आपके पास इक्वल होंगे, ठीक है, फंक्शन ऑफ x वो इक्वल होंगे, जो हैं β1x साइन थीटा i इज इक्वल टू b1x साइन थीटा r इज इक्वल टू b2x साइन थीटा t। तो ये क्या है, ये हमारे पास इससे क्या मिल गया, जो ये फर्स्ट 2 टर्म्स आ गई ये आपको दे देंगी क्या, थीटा r इज इक्वल टू थीटा i। तो ये आ गया स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये कर चुके हैं। ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म है, इससे क्या मिलेगा आपको, इससे साइन थीटा टी डिवाइड बाय साइन थीटा इंसिडेंट इज इक्वल टू β1 डिवाइड बाय β2 इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाय n2। ये क्या है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या स्नेल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं उसको इनडायरेक्टली। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास, ये तो हम कह ही रहे हैं ना कि जो फर्स्ट मीडियम में जो वेव्स आएंगी उनका अलजेब्रिक सम इक्वल टू होगा जो मीडियम 2 में आएंगी। तो इंसिडेंट वेव है और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव भी है मीडियम 1 में, इन दोनों का जो सम आएगा वो आएगा आपके पास ET 0 के इक्वल। और ठीक है, जो 7th इक्वेशन है इसमें अगर हम ये बात करें कि ये इक्वल हैं β1x साइन थीटा फाई थीटा आई, ये इक्वल है, इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो ये 7th इक्वेशन है। 7th इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 7th इक्वेशन को। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 7 बाय यूजिंग दिस, ये जो है ये यूज़ करके। और जो 8th इक्वेशन है इससे क्या आएगा, इसमें अगर आप ये यूज़ करें, ठीक है, इसमें अगर आप ये यूज़ करें ये वाला फैक्टर b1x साइन थीटा, ये इक्वल हैं सभी, तो इससे जो वैल्यू आएगी उसको आप लिख लो, वो आएगी 1/η1 E इंसिडेंट माइनस ER0 cos थीटा i इज इक्वल टू ET0 डिवाइड बाई η2 cos थीटा t। तो ये इक्वेशन इससे आ जाएगी, ठीक है। ये वाली टर्म्स तो क्या होगी, ठीक है, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, सभी में से कॉमन लेके कैंसिल आउट होगी, बाकी ये टर्म रह गई हैं। तो ये जो इक्वेशन बनी है ऊपर वाली इक्वेशन, इसको दे दो आप
9 इक्वेशन, इसको कह दो ये 10 बन गई है। ठीक है, जो ये इक्वेशंस थी 7 और 8 उसको मॉडिफाई कर लिया हमने, कहने का मतलब ये है। और उसमें से अगर आप ये रेशो फाइंड आउट करो, 9 और 10 को सोल्व करो अब। ठीक है, ET0 की वैल्यू ये आ गई है, 9 से ET0 की वैल्यू 10 में पुट कर दो ET0 की वैल्यू, और इसको सोल्व कर लो अब। ठीक है, सिंपल है, ET0 की वैल्यू यहाँ पुट करो और इसको सोल्व करो, तो ये आ जाएगा आपके पास। अगर ये रेशो लेते हो आप ER0 इंसिडेंट, ये क्या आ गया, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया। इसको क्या कहेंगे, क्या कहा था हमने, गामा। तो ये गामा आ गया। ठीक है, और गामा किसके लिए आया, ये परपेंडिकुलर पोलराइजेशन के लिए। तो ये परपेंडिकुलर का साइन आ गया यहाँ पे। और इसकी वैल्यू अगर आप सोल्व करके फाइंड आउट करोगे तो ये आएगी eta2 कोस थीटा इंसिडेंट माइनस eta1 कोस थीटा ट्रांसमिशन डिवाइड बाय, ये आ गया आपके पास eta2 कोस थीटा इंसिडेंट प्लस eta1 कोस थीटा टी। ये सिंपल आ गया आपके पास। ये सिंपल है, जो कोस थीटा टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कोस थीटा टी यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और आपके पास ER0 में के रेशो आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। तो ये रेशो आ गई है, इसको इक्वेशन दे दो आप 11। सिमिलरली अगर आप जो वैल्यू आई है इसकी ET0 की वैल्यू, यहाँ से कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ER0 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में 9th में। यहाँ से ER0 की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ ER। ठीक है, क्या एलिमिनेट करना है वो देखो पहले तो। अगर आप इसमें इस इक्वेशन में से जो 9th इक्वेशन है ER0 को एलिमिनेट करना चाहे तो ER0 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, जो ये इक्वेशन आई है 11 से। तो ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ से, इसको सोल्व कर लोगे तो इससे क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ET0 डिवाइड बाय ET1। ये क्या है, टाउ, ये है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2eta2 कोस थीटा आई डिवाइड बाय N2 कोस थीटा आई प्लस eta1 कोस थीटा आई। तो ये वैल्यू जो आई है, ये थीटा टी आएगा, सॉरी यहाँ पे नीचे जो रहेगा वो सेम रहेगा दोनों में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये अगर आप इसको देखना चाहें तो वो सिमिलर, इसमें भी ये परपेंडिकुलर का साइन डालो क्योंकि ये परपेंडिकुलर पोलराइजेशन। तो ये इक्वेशन भी होल्ड होती है कि 1 प्लस जो गामा है वो किसके इक्वल है, टाउ के। ये इक्वेशन वहाँ कंडक्टर मीडियम में भी सेटिस्फाई हो रही थी और यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास, ये सेम है हमारे पास। और अगर हम बात करें कि आप के पर्टिकुलर एंगल पे ज़ीरो होगा ये, ठीक है, ज़ीरो कब होगा ये भी दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, इस माइनस है बीच में, तो ये अगर सेम हो जाएं तो आपके पास नो रिफ्लेक्शन, कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, दिस eta2 कोस थीटा जो इंसिडेंस है उसको हम कह देंगे B। दिस इज कॉल्ड एज ब्रूस्टर एंगल। अभी डिस्कस करेंगे इसको, ब्रूस्टर एंगल क्या है हमारे पास। तो ये इक्वल टू आ गया eta1 कोस थीटा टी के। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये तो दोनों इक्वल होंगे। तो इस इक्वेशन से हमारे पास जो ये गामा आ गया, गामा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इस केस में हमारे पास नो रिफ्लेक्शन होगी और पूरी की पूरी वेव आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस थी इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जो थीटा बीटा परपेंडिकुलर एंगल आया है उसके लिए। तो इसमें स्केयर कर दो बोथ साइड, तो स्केयर करके और साइन की टर्म में इसको मैं अगर लिखूं तो इसको लिख सकते हैं eta2 स्केयर कोस स्केयर थीटा बीटा बी परपेंडिकुलर होगा ये, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा बीटा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, इसका स्केयर होगा eta1 स्केयर 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। ये आ गया आपके पास।
तो इसमें जो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। वो ये कहता है कि हमारे पास स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि जो ये एंगल आया है साइन थीटा डी इज इक्वल टू व्हाट, इसको कह सकते हो अंडर रूट म्यू वन एप्सिलॉन वन डिवाइड बाय म्यू टू एप्सिलॉन टू ऑफ साइन थीटा आई। तो ये जो एंगल है साइन थीटा टी, इसको रिप्लेस कर सकते हो और ईटा वन और ईटा टू की वैल्यू भी रख सकते हो। ईटा वन इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू वन एप्सिलॉन वन है, ईटा टू क्या है अंडर रूट म्यू टू एप्सिलॉन टू। तो इसकी वैल्यूज भी पुट कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास म्यू वन एप्सिलॉन म्यू टू एप्सिलॉन टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बीटा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करो ईटा वन की, ईटा वन आ गया आपके पास म्यू वन एप्सिलॉन वन और वन माइनस ये वैल्यू पुट कर दो साइन स्क्वायर थीटा टी, तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास म्यू वन एप्सिलॉन वन म्यू टू एप्सिलॉन टू साइन स्क्वायर थीटा आई। थीटा आई क्या है, जो ये एंगल लिया था हमने ब्रूस्टर एंगल, तो इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते। ये ब्रैकेट ओपन करो तो यहाँ पे आएगा म्यू टू एप्सिलॉन टू माइनस म्यू टू एप्सिलॉन टू साइन स्क्वायर थीटा बी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू म्यू वन एप्सिलॉन वन माइनस इससे मल्टीप्लाई करो तो एप्सिलॉन तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो गया म्यू वन स्क्वायर, एप्सिलॉन कैंसिल हो गया तो यहाँ डिवाइड में आ गया म्यू टू एप्सिलॉन टू साइन स्क्वायर थीटा बी परपेंडिकुलर। तो ये साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म एक साइड में ले आओ, तो ये माइनस वाली टर्म है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी और साइन स्क्वायर थीटा बी परपेंडिकुलर ये टर्म और इस टर्म की बात हो रही है, तो एक साइड में ले आए हम और यहाँ से ये वाली टर्म लेके आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी ना इधर आगे, तो ये आ गया म्यू वन स्क्वायर म्यू टू एप्सिलॉन टू, ये माइनस वाली टर्म बची है, ये बचेगा म्यू टू एप्सिलॉन टू इज इक्वल टू ये टर्म्स तो है ही इधर, ये वाली टर्म तो है ही इधर म्यू वन एप्सिलॉन वन, ये वाली टर्म भी ले आओ, ये इधर आके माइनस की हो जाएगी म्यू टू एप्सिलॉन टू, ये आ गया आपके पास। इसको सोल्व करो तो आपके पास ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बी परपेंडिकुलर किसके इक्वल आया। तो इसमें से अगर आप ये कॉमन ले लेते हो एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू, तो इसको आप लिख सकते हो एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू, ठीक है। तो ये आ गया म्यू वन एप्सिलॉन टू माइनस म्यू टू एप्सिलॉन वन, इसको भी आप ठीक है, ये नीचे आ जाएगा आपके पास म्यू टू एप्सिलॉन टू और इसको आप अगर आप सोल्व करते हो तो ये आ जाएगा, यहाँ से तो वन ही आएगा, तो म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, म्यू टू कैंसिल हो गया, ओके। तो इसको अगर आप सोल्व करो, आगे सोल्व करते हो सिंपल एक या दो स्टेप में सोल्व हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जो साइन स्क्वायर थीटा बी परपेंडिकुलर आ गया, ये इक्वल टू आ गया वन माइनस म्यू वन एप्सिलॉन टू डिवाइड बाय म्यू टू एप्सिलॉन वन डिवाइड बाय वन माइनस म्यू वन डिवाइड बाय म्यू टू स्क्वायर। ये जो मेन इक्वेशन आ गई है, ये वाली इक्वेशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच लाइट with a particular polarization is perfectly transmitted through a dielectric surface with no reflection। कोई भी रिफ्लेक्शन आपके पास नहीं आएगा, पूरी की पूरी जो वेव है ट्रांसमिट हो जाएगी। जैसे क्रिटिकल में किया था, क्रिटिकल में ट्रांसमिट नहीं हो रही थी, पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो रही थी। यहाँ पे जो ब्रूस्टर एंगल है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम ब्रूस्टर एंगल।
ओके, जो थीटा बी परपेंडिकुलर था यहाँ पे, दोनों केस में होगा ये परपेंडिकुलर पोलराइजेशन एज वेल एज हमारे पास जो पैरेलल पोलराइजेशन दोनों में होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है इन पर्टिकुलर पोलराइजेशन टर्म यूज़ की है ना, पर्टिकुलर पोलराइजेशन हमने जो केस है वो जनरल रखा है, स्पेसिफिक नहीं किया, क्योंकि दोनों में होगा ये, जो ब्रूस्टर एंगल है वो दोनों में ही होगा। अगर हमारे पास नॉन फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, मीडिया है, ओके, नॉन मैग्नेटिक मीडिया है, तो उस केस में μ1 इज इक्वल टू μ2, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, m इज इक्वल टू μ0 होगा। तो उस केस में जो ब्रूस्टर एंगल रहेगा हमारे पास साइन बीटा थीटा बी परपेंडिकुलर, ओके, दैट विल बी इक्वल टू 1/√1 प्लस μ1 डिवाइड बाय μ2। तो ये आ जाएगा आपके पास ब्रूस्टर एंगल। तो इसका जो हमारे पास है ये ग्रेटर देन 1 है, जो ये रेशो है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में वेरी रेयर सिचुएशन है, इस सिचुएशन राइज नहीं होती जनरली, ठीक है। आइए जो अब केस डिस्कस करते हैं वो है पैरेलल पोलराइजेशन का। तो इसमें जो आप देख रहे हैं जो इंसिडेंट वेव है, इसमें जो h का वेक्टर है यहाँ पे, h की जो डायरेक्शन है वो y है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जिसका कंपोनेंट है वो x और z डायरेक्शन में है। तो इसके लिए अगर आप इंसिडेंट वेव को लिखना चाहें तो इंसिडेंट एक्स जेड, तो उसके लिए आएगा ई आई नॉट। अब इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, एक्स डायरेक्शन में भी है कोस थीटा इंसिडेंट माइनस ए जेड साइन थीटा इंसिडेंट। तो ये आएगा आपके पास, और ये सेम वही है जो हमने पैरेलल पोलराइजेशन परफेक्ट कंडक्टर बाउंड्री में किया था। तो इसमें जो एक्सपोनेंशियल की टर्म में आएगा जे बीटा 1, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपके पास एक्स साइन थीटा इंसिडेंट प्लस जेड कोस थीटा इंसिडेंट, ये होगी इक्वेशन 1। सिमिलरली आप अब लिखोगे एच आई एक्स जेड इंसिडेंट मैग्नेटिक वेव, इंसिडेंट मैग्नेटिक वेव को ऐसे लिख लिया हमने। तो इसके लिए सिंपल है कि आपके पास y कंपोनेंट आएगा, वो किसके आएगा, ई आई नोट डिवाइड बाय बीटा 1, और जो लॉस वाली टर्म आएगी वो सेम आएगी जे बीटा 1 एक्स साइन थीटा इंसिडेंट प्लस जेड कोस थीटा इंसिडेंट। ये इक्वेशन आ गई आपके पास 2। अगर आप रिफ्लेक्टेड को लिखना चाहें, रिफ्लेक्टेड वेव को, तो वो ई आर एक्स जेड, इसमें ये जो कंपोनेंट है जिस डायरेक्शन में वो चेंज होगा, तो ये आएगा आपके पास ई आर ज़ीरो, जो कंपोनेंट है वो है ई ए एक्स कोस थीटा आर प्लस ए जेड साइन थीटा आर ई रेज़ पावर माइनस जे बीटा 1 एक्स साइन थीटा आर माइनस जेड कोस थीटा आर। ये सेम वही वेक्टर्स तो वही हैं, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, अगर आप एच आर एक्स जेड को लिखना चाहें तो आएगा आपके पास ई आर नोट ईटा 1 ई आर नोट ईटा 1 ई रेज़ पावर माइनस जे बीटा 1 एक्स साइन थीटा आर माइनस जेड कोस थीटा आर। तो ये जो आ गया, ये आ गई 4th इक्वेशन, ठीक है। ट्रांसमिटेड वेव के लिए हमारे पास मीडियम 2 में लिखना चाहें इसको, तो ट्रांसमिटेड वेव के लिए सिंपल है, जैसे हमने परपेंडिकुलर पोलराइजेशन के लिए लिखा था। तो इसमें ये आएगा ई टी ज़ीरो, जो इसके लिए कंपोनेंट आएगा इसका वो आएगा ए एक्स कोस थीटा टी, ये सेम ही आता है लगभग ना। ये देखिए आप जो इंसिडेंस का रहेगा उसमें जहाँ थीटा, जहाँ आई है वहाँ टी हो जाएगा,
माइनस ए जेड साइन थीटा आई था वहाँ, यहाँ टी हो गया, ठीक है। और ई रेज पावर माइनस जे बीटा 1 एक्स साइन थीटा टी प्लस जेड कोस थीटा टी। इसको ऐसे याद रखोगे, बस ये इंसिडेंट वेव लिखनी है आपने। ये जो ट्रांसमिटेड है वो तो सेम ही रहेगी लोगों। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहें ट्रांसमिटेड वेव, तो वो रहेगा आपके पास ए वाई, कंपोनेंट ए वाई रहेगा इसका, ई टी नोट डिवाइड बाई, यहाँ पे ईटा 2 आएगा क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। अच्छा, यहाँ भी बीटा 2 आएगा, ओके, मीडियम 2 की बात हो रही है तो बीटा 2 आएगा यहाँ पे, माइनस जे बीटा 2 एक्स साइन थीटा टी प्लस जेड कोस थीटा टी, ठीक है। ये इक्वेशन 5 होगी, ये होगी 6। अब जैसे हमने जो परपेंडिकुलर पोलराइजेशन था उसमें हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की थी, तो सेम इसमें भी हम बाउंड्री कंडीशन ऐसे ही अप्लाई करके सिमिलरली, मैं डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसकी, तो डायरेक्टली आप इसको लिखोगे अब कि जो सेम वही बाउंड्री कंडीशन यूज़ की, फिर एडिशन आया उनका, तो ये डायरेक्टली इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। जो फर्स्ट इक्वेशन आएगी उसमें z इक्वल टू 0 के लिए z इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। z वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, बाकी जो कंपोनेंट रह गए उसका एडिशन कर लोगे तो ये आ गया आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जैसे परपेंडिकुलर पोलराइजेशन में किया आपने। कोस थीटा इंसिडेंट इज इक्वल टू ई आई नॉट कोस थीटा ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। इसको दे दो 7th इक्वेशन, और जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 1 अपॉन ईटा 1 ई आई 0 माइनस ई आर 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा 2 ई टी नॉट, ठीक है। इसको इक्वेशन 8 दे दो। तो अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी में से भी ई टी 0 की वैल्यू निकाल लो और वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो हमारे पास किसी एक में से ई टी 0 की इक्वेशन, ई टी 0 किस में है, ई टी 0, ये ई टी 0 है, आई नहीं है, ये टी है यहाँ पे, तो दोनों में ही ई टी 0 है। किसी में से भी ई टी 0 की वैल्यू दूसरी निकाल के दूसरी में पुट कर दो, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की आएगी, किसमें, पैरेलल के केस में। वो आ गया आपके पास ई आर 0, एलिमिनेट करना है आपने, ई टी नोट एलिमिनेट हो गया तो किस में रह गया, ई आर 0 में रह गया, इनकी रेशो निकाल लो, तो वो ईटा 2 कोस थीटा इंसिडेंस माइनस ईटा 1 कोस थीटा टी डिवाइड बाय, यहाँ पे टी आएगा, ये टी है, ये इंसिडेंस है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ईटा 2 कोस थीटा टी, ओके, बीच में माइनस है यहाँ पे, ये टी लगाया हमने, माइनस ईटा 1 कोस थीटा इंसिडेंस। तो ये आ गया आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अगर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना चाहो तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आप इजीली निकल जाएगा उसमें कोई, तो वो आ गया आपके पास रेशो ई टी नोट डिवाइड बाय ई आई 0। तो इसमें नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं आपको साथ में, तो उसमें आपने को सोल्व करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे इसको शॉर्टकट में हमने लिख दिया है। कोस थीटा टी प्लस ईटा 1 कोस थीटा इंसिडेंट। तो ये टर्म्स आ गई हैं हमारे पास, तो एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आया है। तो इस केस में हमारे पास हम देख सकते हैं कि ये वाला जो रिलेशन था हमारे पास, ये वाला जो रिलेशन था उसमें थोड़ा सा चेंज, इक्वल टू टाउ था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, टाउ पैरेलल कोस थीटा ट्रांसमिशन डिवाइड बाय कोस थीटा इंसिडेंट। ये इक्वेशन होल्ड करेगी किस में, पैरेलल के केस में, ठीक है।
अब वैसे ही ब्रूस्टर एंगल फाइंड आउट करना है आपने। ब्रूस्टर एंगल को वैसे ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास कब जाके जो ये टर्म ले लो, कब आपके पास रिफ्लेक्शन ज़ीरो आएगा, तो वही केस बनेगा थीटा टू कोस थीटा टी माइनस ये वाली टर्म जो है वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, और तो ये इक्वेशन है, इसको अगर हम सोल्व कर रहे हैं, डिटेल में सोल्व कर रहे हैं, इसको शॉर्टकट में नहीं लिख रहे हैं, तो स्केयर कर दो बोथ साइड। अगर स्केयर करते हो तो आपके पास ये आ जाएगा स्केयर कोस स्केयर थीटा को साइन की टर्म में कैसे लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू थीटा 1 स्केयर, इसको भी लिख लो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा बी पैरेलल। कुछ नहीं किया, स्केयर कर दिया बोथ साइड और जो कोस है उसको साइन की टर्म में लिख लिया है। अब जो स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो यूज़ करेंगे। वो कहता है कि जो साइन थीटा टी है वो इन टर्म्स ऑफ आप लिख लो साइन थीटा आई, साइन थीटा टी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू 1 एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाय म्यू 2 एप्सिलॉन 2 साइन थीटा इंसिडेंट। ठीक है, तो ये जो है इसकी जगह आपके पास आ जाएगा। और जो ईटा है, ईटा 2 क्या है, ईटा 2 स्क्वायर म्यू 2 अपॉन एप्सिलॉन 2, ईटा 1 स्क्वायर क्या है, म्यू 1 एप्सिलॉन 1। तो ये जो है ये वैल्यूज़ आप पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ गया म्यू 2 एप्सिलॉन 2 1 माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर है तो म्यू 1 एप्सिलॉन 1 म्यू 2 एप्सिलॉन 2 इनटू साइन थीटा बी इंसिडेंट एंगल हम करें कि बी पैरेलल के इक्वल होगा, इज इक्वल टू ये ईटा 1 की वैल्यू क्या है, ये आएगा आपके पास म्यू 1 एप्सिलॉन 1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बी पैरेलल, ये आ गया। इसको ब्रैकेट को ओपन करो, तो ब्रैकेट अगर ओपन होगी हमारे पास वो आएगा म्यू 2 एप्सिलॉन 2 माइनस ये म्यू 2 से म्यू 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा ऊपर म्यू 1 एप्सिलॉन 1, नीचे आ गया आपके पास एप्सिलॉन 2 का स्क्वायर साइन थीटा बी पैरेलल इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन करो, म्यू 1 एप्सिलॉन 1 माइनस म्यू 1 एप्सिलॉन 1 साइन स्क्वायर थीटा बी पैरेलल। तो जो साइन वाली टर्म है एक साइड में ले आओ, ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो आपके पास आ जाएगा। और जो साइन स्क्वायर थीटा बी पैरेलल है वो कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पहले ये लिख लेते हैं म्यू 1 एप्सिलॉन 1 माइनस ये वाली टर्म म्यू 1 एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन 2 स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। और ये आ गया आपके पास जो ये टर्म है इसको राइट हैंड साइड में ले आओ, तो ये आएगा आपके पास म्यू 1 एप्सिलॉन 1 माइनस म्यू 2 एप्सिलॉन 2। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो एंगल आ जाएगा वो साइन स्क्वायर थीटा बी पैरेलल इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस, इसको सोल्व कर लो, सिंपली डिवाइड में जाएगा इधर, तो इसको आप लिख सकते हो म्यू 2 एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाय म्यू 1 एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाय 1 माइनस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये एंगल आ जाएगा आपके पास इक्वल टू म्यू 2। तो ये जो आ गया आपके पास ये ब्रूस्टर एंगल है, थीटा बी पैरेलल, ये क्या है, ब्रूस्टर एंगल। और ये जो ब्रूस्टर एंगल है साइन थीटा बी पैरेलल, किसके इक्वल आया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन 2। ओके, सो दिस रेशो ये आ गई किसके लिए,
μ1 इज इक्वल टू μ2 के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन है ब्रूस्टर एंगल का। ये जो ब्रूस्टर एंगल है इसको पोलराइजिंग एंगल भी बोलते हैं, या तो इसको ब्रूस्टर एंगल बोल दो और पोलराइजिंग एंगल, एक ये नेम भी है इसका। तो ब्रूस्टर एंगल वो एंगल है जिस पे हमारे पास कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगी, ओनली इंसिडेंट वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव, नो रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है।